इस फॉर्मूला से अभी हमें काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होगा वो समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे ये टर्म जो हमने लिया ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पे ये वाला टर्म होगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना पोटेंशियल चेंज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएगा। अगर हम वेव थियरी की बात करेंगे तो वेव थियरी में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर इंटेंसिटी में चेंजेस आएगा, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसके साथ एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सेम चीज हमें यहाँ पे मिली या नहीं मिली? तो सबसे पहली चीज हम लोग सेकेंड पैरामीटर के ऊपर जाएंगे। सेकेंड पैरामीटर में हमने क्या देखा कि हमने कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, बट हमने देखा इंटेंसिटी हमने चेंज की। मतलब हमने उस सेकेंड पैरामीटर के अंदर सिर्फ सपोज ग्रीन बल्ब यूज किया। पहली बार हमने ग्रीन बल्ब यूज किया 60 वॉट के साथ, सेकेंड टाइम 80 वॉट के साथ और थर्ड टाइम 100 वॉट के साथ। तब हमने ग्राफ में क्या एक चीज नोटिस की कि वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही मिला हमें कांस्टेंट। वहां पे सारे लाइट के लिए, तीनों वोल्टेज के लिए हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक ही वैल्यू मिली। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू उस कंडीशन में कांस्टेंट थी तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। उस कंडीशन में इंटेंसिटी चेंज की बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये वेव थियरी का सबसे पहला फेलियर। सेकेंड चीज, अब थर्ड पैरामीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी बट फ्रीक्वेंसी चेंज की। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तब आपको अभी ये बताना है कि करंट में काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस किसकी वजह से आएगा, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी। आपका आंसर क्या होगा अभी? अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी तब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिला। जब इंटेंसिटी हमने वेरी की, चेंज की, तब हमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मिली। तो यहाँ पे वेव थियरी पूरी फेल हो जाएगी। इसीलिए इस प्रैक्टिकल, इस एक्सपेरिमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहाँ से हमें पार्टिकल नेचर पता चलेगा लाइट का। अब ये वाला जो हमें फॉर्मूला मिला जहां पे हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूज की। अब क्वेश्चन ये आएगा, हमारे पास एक ही प्लेट है, कैथोड वाली एक ही प्लेट थी, एक ही रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया है, तब भी उस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी कैसे होगी? बिकॉज हमारी कंडीशन में ये एक सिंगल प्लेट, इसी प्लेट के ऊपर हमने रेडिएशन को इंसिडेंट किया है। इस प्लेट के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे सारे इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी। हमने अभी एग्जांपल देखा, काफी इलेक्ट्रॉन जिनके पास 40 eV एनर्जी थी वो -10 वोल्ट सप्लाई के साथ ही स्टॉप हो गए। बाकी के इलेक्ट्रॉन जिनके पास +80 थी वो -80 eV के साथ ही स्टॉप हो गए। तो एक ही मेटल, एक ही रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंजेस कैसे आ सकता है? तो ये भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, या फिर आपके माइंड में भी ये आया होगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा, हमने तो प्लेट भी चेंज नहीं की, हमने तो रेडिएशन भी चेंज नहीं किया। तब हम इसी प्लेट को प्रॉपर्ली समझेंगे कि सपोज ये मेटालिक प्लेट है हमारी, इसके अंदर जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने सपोज कर लिए। अब बाहर से हमने एनर्जी दी, वो एनर्जी थी 100 eV। अब जैसे हमने बाहर से 100 eV एनर्जी दी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस मेटालिक सरफेस से सबसे नजदीक है, इसको अगर बाहर आना होगा तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए? वर्क फंक्शन जितनी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आएगा तो ये 5 नॉट जितनी एनर्जी यूज करेगा, तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी 100 - 5। इतनी एनर्जी लेके वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। सेकेंड थिंग, अब ये इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर आने के लिए पहले इतना डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी वो यहां से गेन करेगा उसमें से सपोज W जितनी एनर्जी उसने यूटिलाइज की इतना डिस्टेंस कवर करने में, और इसके बाद यहां से बाहर आएगा 5 नॉट एनर्जी लेके, मतलब वर्क फंक्शन को क्रॉस करके। तब इसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? 100 - W + 5। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो मेटल की सरफेस से और भी अंदर है, तो इसको यहाँ पे आने के लिए सपोज एनर्जी यूज की
2 टाइम्स W, और बाहर निकलने के लिए 5 नॉट। तब इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 100 माइनस 2W प्लस 5। अब आप ही इस तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ किस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो सबसे पहले जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां तक नहीं पहुंच पाएगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ही कम एनर्जी बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन में जिसके पास इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, तो वो थोड़ा आगे जा सकता है, पर इसके पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगी। इसीलिए एक ही मेटालिक प्लेट के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस क्रॉस करनी है, वो पूरा एक सरफेस के अंदर डिस्टेंस भी कवर करेगा, उसके बाद सरफेस से बाहर निकलेगा। तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा, उस एनर्जी को डिफरेंट वे में वो यूटिलाइज भी करेगा, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगी उस एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन मेटालिक प्लेट से ज्यादा नजदीक होगा सरफेस से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन किनारे वाला होगा, उस किनारे वाले इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बहुत ही अंदर होगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम एनर्जी होगी। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्टॉप हो जाएगा? जो सबसे अंदर होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद वाला जितने इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएंगे, इतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां पे होगी? इस मेटालिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक होगा, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। इसीलिए एक ही प्लेट में सेम रेडिएशन देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी होती है। इसीलिए हमने देखा कि इनिशियली जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जब हमारे पास जो 100 इलेक्ट्रॉन जो हमने क्रिएट करके रखे थे, 100 इलेक्ट्रॉन से नॉकआउट होके रेडी थे सामने जाने के लिए, पर जैसे हमने -10 पोटेंशियल दिया, तो उसमें से सिर्फ 100 में से 40 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बचे जो सामने जा पाएंगे। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, मतलब वो मेटालिक सरफेस से बहुत अंदर होंगे। और हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया, तब हमने देखा तो और भी कम इलेक्ट्रॉन सरफेस क्रॉस करके, बैरियर क्रॉस करके पहुंच पाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़े नजदीक भी हो सकते हैं या फिर थोड़े दूर भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, जो इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन लास्ट तक पहुंच पाएगा। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के पास कॉर्नर वाली सीट होगी, जो सबसे नजदीक में बैठा होगा, वो सबसे लास्ट तक भी जा सकता है आराम से। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले थक जाएंगे, वो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन लास्ट तक, मतलब मैक्सिमम एनर्जी तक जा सकते हैं। तो इसीलिए सिंगल प्लेट के अंदर सेम रेडिएशन होने के अलावा भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक कंसेप्ट इस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग इस फ्रीक्वेंसी का जब ग्राफ बनाया हमने, तो फ्रीक्वेंसी का भी एक हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास इसी कंडीशन में, इसी प्लेट के ऊपर हमने सबसे पहले ब्लू लाइट इंसिडेंट की, तब हमने देखा कि सामने हमें एम्पियर मीटर में डिफ्लेक्शन मिला, मतलब फोटो करंट मिला। सेकेंड रेडिएशन हमने यूज किया ग्रीन कलर का, थर्ड रेडिएशन देखा हमने येलो कलर का, फोर्थ रेडिएशन हमने भेजा रेड कलर का। तो इस वाली दोनों कंडीशन में हमें एम्पियर मीटर में करंट की वैल्यू मिली। जैसे हमने बल्ब चेंज किया, येलो कलर का बल्ब रखा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज की, तब हमने देखा कि एक भी इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब एम्पियर मीटर में हमारे पास रीडिंग कितना होगा? 0। रेड के लिए भी 0। तो कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन जंक्शन, मतलब बैरियर क्रॉस कर पाएगा? अब इसी एक्सपेरिमेंट में हमने और भी चेंजेस किए। ग्रीन कलर का एक बल्ब यूज किया जहां पे हमें फोटो करंट मिला। येलो कलर का जैसे हमने यूज किया, फोटो करंट नहीं मिला। फर्स्ट टाइम येलो कलर के लिए हमने यूज किया 40 वोल्ट, एक भी इलेक्ट्रॉन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम 60 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, सारे वोल्टेज हमने चेंज किए, बट येलो लाइट के लिए फोटो करंट नहीं मिला। अब सारे वोल्टेज चेंज किए, सारे पावर चेंज किए, इसका मतलब सबकी इंटेंसिटी हमने चेंज की, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी।
बट हमें फोटो करंट नहीं मिला। इसका मतलब हम इंटेंसिटी चेंज करते जाएंगे फिर भी हमें फोटो करंट नहीं मिलेगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और भी हमें पता चली कि इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करेंगे कि तब हमें फोटो करंट मिलेगा, तब उसके अंदर हमें ये चीज पता चलेगी कि भाई फोटो करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेंज हुई। अगर फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की, सिर्फ हमने ग्रीन से येलो लेके आए और फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज हुई फोटो करंट 0 हो गया। अब इसी येलो बल्ब की अलग अलग हमने इंटेंसिटी भी सिलेक्ट की, तब भी फोटो करंट नहीं मिला। अब उसी कंडीशन में तुरंत ही हमने ग्रीन वाला बल्ब लाया, वो भी सिर्फ 20 वोल्ट का ग्रीन, तो हमें फोटो करंट मिला। तो इस चेंजेस की वजह से हमें एक चीज पता चली, फोटो करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हमें फोटो करंट मिलेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही कोई इलेक्ट्रॉन बैरियर क्रॉस करके पहुंचेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अब जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी उतनी ही सामने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होगी। अब हम एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेंगे। अब आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है और प्लैंक का पूरा ये आपको एक्सपेरिमेंट भी पता होगा, और हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी भी है। E इज इक्वल टू एच न्यू। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकंड, और ये न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के साथ होगा। ये हमने अभी प्रूव किया। फ्रीक्वेंसी चेंज की, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। मतलब एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ। सो फॉर एग्जांपल, अब इस मेटालिक प्लेट के ऊपर हमने एक रेडिएशन को इंसिडेंट किया। उस रेडिएशन की एनर्जी थी E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया, उस रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वहां से ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा। मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से नॉकआउट होंगे। मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी होगी? V नॉट। और यहाँ पे ये जो न्यू नॉट है वो क्या डिफाइन करेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया, उस रेडिएशन के पास वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी, तभी वो यहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएगा। उसी मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी से जो मिनिमम एनर्जी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उस मिनिमम एनर्जी को हमने बोला था इनिशियली वर्क फंक्शन फाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई। अब जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने इनिशियली कोई एनर्जी दी, उस एनर्जी की वजह से हमने अभी एग्जांपल देखा, मेटालिक प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब उसके पास मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? जो एनर्जी उसके पास इनिशियल है, जो हमने रेडिएशन बाहर से एमिट किया, उसके ऊपर इंसिडेंट किया, उसमें से वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा और बाकी की एनर्जी लेके वो एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो कितनी एनर्जी से वो स्ट्राइक करेगा, कितनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ वो पहुंच पाएगा, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम। इसके लिए हमने बाहर से एनर्जी कितनी दी उनको? h न्यू। इस एनर्जी से कितनी एनर्जी यूटिलाइज की बाहर निकलने के लिए? h न्यू नॉट। तो इतनी एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो एनर्जी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां से हमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्स हाफ mv² मैक्स विच इज इक्वल टू h न्यू, जो एनर्जी हमने बाहर से इंसिडेंट की, इसमें से फाई नॉट वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी यूटिलाइज की, जो एनर्जी बची उतनी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसी को हमने
चेंज किया h न्यू नॉट से, तब बाकी बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से मिलेगा और इसी रिलेशन को हम फर्दर चेंज करेंगे और फाइनली हम आइंस्टाइन इक्वेशन लाएंगे, जो इक्वेशन से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे एक ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, और इसी रिलेशन को आप यहाँ से कंपेयर करो तो इस वाला टर्म होगा फ्रीक्वेंसी और इस तरफ वाला टर्म होगा एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के साथ हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ हो गया। इसका मतलब हमारे पास फाइनली ये एक चीज होगी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज करनी है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी। उस कंडीशन में इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है। तो यहां से पार्टिकल नेचर प्रूव होगा। और ये थियरी हमने जब वेव थियरी से एक्सप्लेन करने की ट्राई की तो वहां पर वेव थियरी फेल हो गई। इसीलिए ड्यूअल नेचर जो हमारे पास रेडिएशन एंड मैटर है उसका ड्यूअल नेचर इसीलिए पॉसिबल हुआ और ये इसीलिए हिस्टोरिकल सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग फर्दर चेंज करते हैं। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, अब इसी के अंदर हमने वर्क फंक्शन को चेंज किया h न्यू माइनस h न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। यहां से हमने h को कॉमन निकाला तो v माइनस v नॉट और यहाँ पे टर्म बचेगा हाफ mv स्क्वायर मैक्स। और अब हमने जो ये थर्ड पैरामीटर स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। अब सारी चीज को हम कंबाइन करेंगे तो इसी को हम लोग लिख पाएंगे ईवी नॉट जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो ये पूरा रिलेशन बनेगा विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये होगी हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन। इसी के अंदर हम लोग फर्दर और एक चेंज करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स विच इज इक्वल टू EV नॉट विच इज इक्वल टू h c 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। अब यहां पे हमने क्या चेंज किया, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो हमने फ्रीक्वेंसी वाला ये पूरा टर्म चेंज किया और यहाँ पे लिखा c को कॉमन ले लिया और 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये जो लैम्डा नॉट बचेगा इसको हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये पूरा आइंस्टाइन इक्वेशन का ये पूरा डेरिवेशन, ये सारे फॉर्मूलाज इंटर रिलेशन के साथ आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सारे फॉर्मूला वापस हम लोग यूज करेंगे। तब तक आपको ये सारे लेक्चर्स प्रॉपरली स्टडी करने हैं। इसके अंदर से आपको जो भी डाउट होगा वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपको ये सारे पैरामीटर्स, तीनों पैरामीटर जो हमने देखा, सबसे पहला था इंटेंसिटी फोटो करंट का रिलेशन, सेकंड के अंदर हमने देखा पोटेंशियल और फोटो करंट का रिलेशन, और थर्ड में हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करके फोटो करंट में वेरिएशन देखा और स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्टडी की। तो ये तीनों पैरामीटर आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकते हैं, कोई भी एक पैरामीटर 3 मार्क्स में। उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन का ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन भी आपको 3 मार्क्स में आ सकता है। तो इसके लिए आपको ये सारे डेरिवेशन, ये सारे रिलेशन समझने हैं, उसके बाद भी पूरा डेरिवेशन करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट